चलो। हाय हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून, है ना। राम राम श्याम राम सभी को। शुरू करते हैं आज का आपका लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4। तो इसके पहले 3 चैप्टर हमने देख लिए। तीनों चैप्टर के नाम याद है कम से कम? बोलो, पहला चैप्टर कौन सा था? यस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें बेसिक कंसेप्ट देखा था कि कौन कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कौन सी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कौन सी ट्रेड क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 1 में पूरी तरह से कर लिया था। देन चैप्टर नंबर 2 उसका ट्रेड था। ट्रेड में हम देखे थे ट्रेड के टाइप्स, इम्पोर्टेड क्या होता है, एक्सपोर्टेड क्या होता है, बराबर है। इसके सबसे इंटरनल ट्रेड कौन सा होता है, एक्सटर्नल ट्रेड कौन सा है, उसके सारे टाइप। देन होलसेल ट्रेड क्या होता है, ये सारा का सारा है, तो रिटेल भी, ये सारा हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिया। देन था अपना चैप्टर नंबर 3, क्या नाम था उसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, किस तरह से उसके एडवांटेजेस कौन से, उसमें कौन से प्रॉब्लम आते हैं, व्हिच आर द स्टेप्स यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल स्केल बिजनेस, ये सारा हमने चैप्टर नंबर 3 में देख लिया। अब मैं मेरे ख्याल से तीनों चैप्टर में आपको किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो आप डायरेक्टली मुझे आके पूछ सकते हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। नाउ आज हम शुरू करने वाले आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, बस मोकड़ा। देखो चैप्टर क्या है, चैप्टर का नेम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो बिजनेस होते हैं, या फिर अलग तरह की कंपनी हो सकती है, फर्म होती है, उसके कौन कौन से टाइप से बिजनेस के वो इस चैप्टर में हमें जानना है। क्या बोला मैंने कि बिजनेस में भी टाइप्स होते हैं ना, किसी का पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, किसी का सिंगल ओनर बिजनेस होता है। तो इस तरह के बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स है, जिसे यहाँ पर फर्म्स बोला गया, वो बिजनेस के टाइप्स इस चैप्टर नंबर 4 में हमें जानना है। समझ में आ रहा है? अब देखो जस्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या क्या देखना है। सबसे पहला होता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक देखो कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। जहां जहां पब्लिक नजर आता है वो सारे के सारे होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि पब्लिक ट्रैवल्स, या फिर पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, जैसे कि पीएमटीएल पुणे में, है ना, जो भी सिटी बस हम उसे बोल सकते हैं, तो वो किसका है? गवर्नमेंट का है। पब्लिक गार्डन्स जो कि कौन संभालता है उसे? गवर्नमेंट। तो जहां जहां वर्ड पब्लिक आता है मतलब वो जो भी स्ट्रक्चर हो किसका होता है? गवर्नमेंट का। और दूसरा होता है प्राइवेट। और प्राइवेट है ना किसी एक सिंगल पर्सन का, बराबर। जैसे आपका घर होगा, तो अगर प्राइवेट होता है क्या पब्लिक होता है? आपका घर आप ही यूज करते हो ना, कि सारे लोग यूज करते हैं गली में के, है ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी वो सब लोग यूज करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होती है वो सिंगल, जिस जो पर्सन उसका ओनर होगा वही पर्सन उस कम्युनिटी का उसी स्ट्रक्चर को यूज कर सकता है, उसी प्रॉपर्टी को वही यूज करेगा, ये होता है प्राइवेट। अब इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है वो सारा इसमें जानना पड़ेगा। देन सेकंड है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब यहाँ पर बिजनेस का फॉर्म आया। बिजनेस कौन सा? जो सिंगल ओनर बिजनेस है, इसे यहाँ पर बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जो एक ही पर्सन है, सिंगल ओनर बिजनेस जो होता है उसे बोला जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसका मीनिंग हमें जानना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके फायदे कौन से और उसके नुकसान नुकसान कौन से, तो मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स, ये भी हम जानेंगे। देन 4.3 टॉपिक आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप सुना है? अगर एक से ज्यादा लोग अगर साथ में आके कोई बिजनेस करते हैं तो उसे बोल सकते हैं हम पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 लोग। ये सिंगल पर्सन पार्टनर हो सकता है क्या? मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितना होता है वो भी इसमें जानना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर होता है 50 का, 50 नंबर्स। तो वो क्या होता है, वो देने होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये आपने बहुत बताया कि फैमिली से एक ही बिजनेस चलते आ रहा है, दादा परदादा फादर, तो सारे के सारे लोग एक ही बिजनेस कंटिन्यू चलते आ रहा है, ना कि उन्हें बिजनेस चेंज किया ना कुछ भी। देखा होगा आपने कि बरसों से एक ही फैमिली वही सेम बिजनेस करते आ रही है, उसे बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिस तरह का कल्चर उनका है। देन इसके भी सारे फायदे नुकसान हमें देखना है। देन एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत बार आप किसी बैंक का नाम देखते हो, सोसाइटी का नाम देखते हो, है ना। मोरिया हाउसिंग सोसाइटी, मोरिया हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर जनता कोऑपरेटिव सहकारी बैंक, सुना ऐसा? पीडीसीसी बैंक, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। एक कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है, बराबर। इसका मीनिंग जाने, उसकी डेफिनेशन, उसकी फीचर्स की क्या, बाकी सारे बैंकों से, बाकी सारे सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी में थोड़ा अलग क्या है, तो भी इसमें जानेंगे। उसके भी नुकसान है फायदे। तीन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये भी हम देखें। तो ये सारा एक बेसिक जितने भी हमने नाम लिया है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, सारे के सारे चैप्टर नंबर 4 में अभी आपको जानना है। करना है भी शुरुआत। देखते पहला टॉपिक। इसके पहले एक छोटी स्टोरी, आपका हर चैप्टर के स्टार्ट में एक छोटी स्टोरी दी है, दिख रहा है यहाँ पर? क्या है, कौन कौन है उसमें? देखो, एक तन्वी, गायत्री, यश एंड ओमकार आर दी कजिन्स, ये सारे भाई बहन है, बराबर है। एंड दे गैदर टुगेदर इन दिवाली वैकेशन एट दी अंकल सोम इन पुणे। अंकल सोम यानी यहाँ पर मामा का घर हो सकता है, बराबर ना। सारे छुट्टी थी दिवाली की तो आ गए मामा के घर। एंड दे विजिटेड लोकल मार्केट फॉर शॉपिंग विद द अंकल एंड आंटी। चलो अब
दिवाली के वैकेशन है, घर में तो नहीं बैठेंगे, चलो मामा मामी को चुना लगाते ये शॉपिंग के लिए, बराबर है। देन तन्वी देखो क्या बोलते तन्वी, लेट्स रीड द नेम बोर्ड्स ऑफ द शॉप, जो भी शॉप के नाम आपको दिख रहे हैं एक बार रीड करो। यस यस गुड आइडिया, लेट मी स्टार्ट। पहला शॉप का नाम था विजय टॉय शॉप, देन प्रोप्राइटर मिस्टर देश पांडे। अंकल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर, वो पूछते हैं अंकल की प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या हो सकता है, आपको पता है? ओनर, वही द अंकल सेड प्रोप्राइटर मींस द ओनर। एंड देन गायत्री सेड द सचिन एंड नितिन पम्प्स, दूसरा नाम पढ़ लिया उसने, क्या पढ़ा? सचिन एंड नितिन पम्प। एंड अंकल व्हाई प्रोप्राइटर वर्ड इज नॉट मेंशन ऑन दिस नेम बोर्ड, क्या सवाल कि पहला जो शब्द था उस पर तो प्रोप्राइटर लिखा था, दूसरे में क्यों नहीं लिखा हुआ, बराबर है। देन अंकल सेड बिकॉज इट इज अ पार्टनरशिप, ये दो लोग नाम दिख रहा है, एक होता है सचिन, दूसरा है नितिन, दोनों ने मिलकर बिजनेस किया, इसलिए दोनों बिजनेस का जो मेन ओनर है कौन होंगे, दोनों होंगे ना, बराबर, जिनका उनका शेयर होगा 50-50 होता है, तो दोनों सिमिलर उस बिजनेस के ओनर, इस तरह से उनका नाम नहीं लिखा। यस अंकल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सच बिजनेसेस, अब इस तरह के बिजनेस में डिफरेंस क्या है, एक पहला था सिंगल पर्सन का, दूसरा था पार्टनरशिप। अंकल से इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल ओनर एंड एज वेल एज अदर फैक्टर्स, किस तरह का उनका शेयर उस बिजनेस में, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि बिजनेस कौन सा, समझ गए? तो लेटेस्ट स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए स्टोरी? आपके दोस्त होंगे मान लेते हैं, तो ये अभी हमें जानना है। अब इसमें दो तरह के बिजनेस का यहाँ पर नाम आया, एक था सिंगल ओनर बिजनेस और दूसरा था पार्टनरशिप। अब एक एक करके आएंगे, सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे मैंने बोला कि दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मीनिंग होता है किसी एक सिंगल पर्सन का या पर्सन का, किसी दो, जिसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई भी शेयर नहीं होता है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं उसमें, जो किसी एक सिंगल पर्सन का इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उससे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो तो प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और द कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, है ना, एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन एंड मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटीज, जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सारा का सारा प्राइवेट तरीके से इसे मैनेज किया जाता है। देन these private sector enterprise are mostly characterized by the certain common characteristics like the private initiative, आवाज वगैरह सब आ रहा है रिकॉर्डिंग। देखो अब क्या होता है, जो भी प्राइवेट बिजनेस शुरू करते हैं उनका बेसिक एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट कमाना, बराबर है। तो जितने भी देखो गवर्नमेंट के जो भी बिजनेस है या गवर्नमेंट के जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका इतना एम नहीं होता है कि उनको प्रॉफिट ही कमाना है, उनको समाज के लिए काम करना होता है, सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, इसलिए वो शुरू करते हैं। लेकिन जितने भी प्राइवेट बिजनेस है हर किसी का एम होता है कि उसे क्या करना है, प्रॉफिट ही कमाना है, एक सिंगल एम उनका होता है, बराबर है। तो द प्राइवेट इनिशिएटिव प्रॉफिट मोटिव एज वेल एज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द प्राइवेट हैंड, और सारे तरीके से जो मैनेजमेंट होगा वो भी किसी प्राइवेट पर्सन है उसको मैनेज करता है। Then nowadays the private sector in the forms of corporate industrial units are normally owned by the shareholders and managed by the professional manager। बहुत बार देखो कि कंपनी होती है कि कंपनी की स्टार्टिंग किसी ने कभी, लेकिन जब और इसे शेयर बेच दे, मतलब कंपनी का ओनर सिंगल पर्सन रहेगा, जितने लोगों ने शेयर लिया वो सारे के सारे उस कंपनी के उस बिजनेस के ओनर हो गए। लेकिन क्या सारे के सारे शेयर होल्डर्स जिनके पास उस कंपनी के शेयर है वो एक्चुअल बिजनेस को रन करते, क्या बिजनेस को चलाते हैं क्या? कुछ लोग थे जो मैनेजर है डायरेक्टर है वो सब मिलके उस बिजनेस को चलाते हैं, कोई प्राइवेट बिजनेस ही हुआ, बराबर है। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है क्या? तो where are not only the guided by the profit motive but also by the expansion, consolidation, arousing social consciousness as well as social responsibilities and social welfare। ये सारे एक पहला प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव इनके होते हैं। किसी को लगता है कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, ये प्रॉफिट नहीं कमाना है, इस तरह भी कुछ लोग तो होते हैं जो स्पेशली लोगों के लिए एज अ सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, है ना। कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन देखा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी क्लब है, वो गवर्नमेंट क्लब है, वो स्पेशल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आते हैं, दे आर द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं इन इजी वे में, जो इंडिविजुअल ओनर हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं, लेकिन इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट नहीं होता है, तो पूरी तरीके से प्राइवेट लोग उसे मैनेज करते हैं। समझ गए? ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसे बोलेंगे हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए?
अब देखना है हमें कि विच आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड दैट रन बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर द अर्निंग अ प्रॉफिट। एक तो एक सिंगल पर्सन चला सकता है, एक ही द ग्रुप ऑफ पीपल जो सारे मिलकर एक कंपनी को चला रहे हैं। इस तरह का जो बिजनेस होता है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसे बोल सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके देखो कौन कौन से टाइप्स है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, देन सेकंड पार्टनरशिप, तीसरा जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब एक एक करके इन सब के बारे में हमें जानना है, समझ गए। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी कैन बी विटनेस फ्रॉम द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ इंडियन बीपीओज। बीपीओज के बारे में पता है? बीपीओज क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूनिट्स कुछ होते हैं। देखो, जो कंपनी की मतलब प्राइवेटली सारे कंपनी के काम ये लोग करते हैं। जिस तरह के, जैसे कि आपने टेली कॉल सेंटर सुना है, कॉल सेंटर के बारे में। अब जिसकी कंपनी वो खुद के लिए काम ना, किसी दूसरे कंपनी के लिए काम करे, कॉलिंग करके ना काम। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एक कंपनी को लेकर हमें इस तरह के कस्टमर चाहिए, तो आप कॉलिंग करो या फिर मेल करो, जो कुछ करना है, लेकिन हमें कस्टमर ला के दो। इस तरह के कुछ बिजनेस, जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करने वाले जो कंपनी से बीपीओ बोला जाता है। देन सॉफ्टवेयर कंपनीज है, एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स, एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, ये सारे के सारे क्या है? प्राइवेट और सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, जो गवर्नमेंट उसे रन करती है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी होते हैं। नाम सुना है किसी प्राइवेट बैंक का? एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, महिंद्रा, कोटक सुना है। देन बजाज फाइनेंस इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो भी प्राइवेट है। इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब आते हैं कि बेसिक अपने डायरेक्टली टाइप के ऊपर, जिसमें पहला टाइप है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट्स एसटीसी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, समझ गया इसका डेफिनेशन, मीनिंग। अब एक्चुअल करते हैं आपका बिजनेस का पार्ट शुरू। चलो, हमने हाँ एसपी मध्ये पण है, सेम टॉपिक आपको उधर भी। ठीक, सबसे पहला बिजनेस है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट्स एसटीसी या फिर सोल प्रोप्राइटरी। इन्हें सिंगल बोल सकते हैं आप, सिंगल ओनर बिजनेस। कौन सा? सिंगल ओनर। ऐसा जो भी बिजनेस जिसका पर्सन एक ही पर्सन होगा जो उसका ओनर होगा, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेना है, जो भी कुछ नए चेंजेस लाना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, बिजनेस शुरू रखना है, बिजनेस बंद करना है, ये सारे के सारे डिसीजन वो सिंगल पर्सन ही लेता है। इस तरह का जो भी बिजनेस है इसे बोलेंगे हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न। समझ गया? सो इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन बिगिंस फ्रॉम द सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एज वेल एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। है ना? अगर मान लो कि हर्ष को लगा मुझे बिजनेस शुरू करना है, वो अकेले घर वालों ने पैसे दिए क्या? फिर उसके पास पैसा है, बिजनेस बिजनेस शुरू करने जितना पैसा उतना डाल दिया, बिजनेस शुरू हो। किसी को परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगा उसे? और ये पार्टनर के साथ करना होता है। मान लो कि हर्ष और उसका दोस्त वेदांत, दोनों को अगर शुरू करना है तो पहले दोनों आपके साथ में बैठो, क्या बिजनेस करना है दोनों सोचो, दोनों के पास कितना पैसा है वो देखो, तब जाके वो बिजनेस शुरू कर। अगर दोनों का आपस में अच्छा जमा हुआ तो ये तो शुरू होने से पहले बंद हो जाए। ये सबसे इजिएस्ट वे होता है बिजनेस शुरू करने का, वो होता है सोल ट्रेडिंग कंपनी। इस क्यों कि एक ही सिंगल पर्सन होता है, वो सारे के सारे अकेला डिसीजन ले सकता है। फायदा हुआ तो उसका होगा, नुकसान हुआ तो भी उसका होगा, किसी को पूछने की जरूरत होती है क्या? इसलिए सबसे सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेजर जो होता है बिजनेस स्टार्टिंग करने का, वो है सोल ट्रेडिंग कंपनी। एंड द वर्ड सोल, सोल का मीनिंग होता है सिंगल। तो आप सब कैसे हो अभी? सिंगल है ना, दैट्स अ सिंगल यानी एज वेल एज प्रोप्राइटरी यानी उसका ओनर। कि ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ओनर बिजनेस होता है उसे बोला जाता है एसटीसी, दैट्स अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। है ना? thus the name itself suggests there is only one owner and a sole trader is an independent owner of the business। जो किसी भी पर्सन से डायरेक्टली मतलब किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है क्या? सिंगल ओनर है। किसी बिजनेस को बढ़ाना है, बंद करना है, शुरू रखना है, सारे के सारे जो भी डिसीजन है बिजनेस के बारे में, वो सिंगल पर्सन अकेला ले सकता है। इसी की वजह से बोला जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर सिंगल ओनर बिजनेस। मीनिंग समझ गया इसका? अब कुछ डेफिनेशन है जो स्पेशली अलग अलग तरह के थिंकर्स होते हैं अपने को, उससे मैं उन्हें दिया है। पहला है अकेडमिक प्रोफेसर जे हैंसन। तो इनका कहना है समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, वन मैन आर्मी होते हैं ना, उसी तरह से वन मैन बिजनेस एंड इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क एट एंटरप्राइजेस एंड फॉर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। मतलब ऐसा एक ही पर्सन होता है जो सारे तरीके से
सारे के सारे चीजों को, पहला क्या है उसमें, जो पूरा पैसा जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट है सिंगल पर्सन करता है, बराबर। दूसरा चीज, जो भी बिजनेस की रिस्क है वो रिस्क कौन लेगा, वो सिंगल पर्सन है। और मेन तीसरा बात, जितना भी प्रॉफिट उसे होगा वो प्रॉफिट शेयर भी कौन करेगा, वो सिंगल पर्सन। इस तरह का जो बिजनेस होता है उसे बोलेंगे आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर सिंगल ओनर बिजनेस। समझ रहे, कुछ डाउट है इसमें? नाउ दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर जेम्स, देखो इनका क्या कहना है, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय द वन पर्सन। अब देखो लेटर के दो टाइप पता है, इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने, होते हैं लेटर के दो टाइप, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ मुझे। लेटर रायटिंग होता है ना, हाँ, ते कुठला असतं फॉर्मल की इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब यहाँ पर सारे ऑफिशियल मेथड आपको फॉलो करना होता है ना। किसी बड़े आपके समझो कॉलेज को प्रिंसिपल लिखना है, किसी कंपनी को ओनर को लिखना है, या फिर किसी डायरेक्टर को लिखना है, मतलब एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को यहाँ पर फॉलो करना, उसे बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अपना दोस्त जैसा, जैसे हम बातचीत कर सकते हैं, बराबर। तो जो बिजनेस है सिंगल ओनर बिजनेस वो कैसा है, इनफॉर्मल। इससे किसी को फॉर्मल लेटर लिख के पूछो, ये करो वो करो करने की जरूरत है क्या, आप खुद ही सारा संभाल रहे हैं, खुद से ही पूछो, कितने हाँ बोल जाते कर लो, है ना। तो वो होता है सिंगल ओनर बिजनेस। ये कहना है इनका प्रोफेसर जेम्स का, ये क्या होता है, इज अ इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस एंड ओन बाय द वन पर्सन। सिंगल और पर्सन ओनर होने की वजह से इसे हम इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। समझ गया अभी, पूरा क्या पूरा क्लियर हो गया, चाहे फिर एसटीसी यानी, यस, यानी सिंगल, सिंपल में सिंगल ओनर बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका सिंगल ओनर हो सकता है, सिंगल पर्सन है उसका ओनर होता है, उसे बोलेंगे एसटीसी। समझ गया, आप मीनिंग समझ गया तो उसके फीचर्स भी आप इजीली समझ पाओगे। मीनिंग समझ गया, अब देखिए इसके फीचर्स। मीनिंग में कुछ भी डाउट है नैतिक, सब क्लियर है, ले लो फीचर्स अभी। चलो देखो आप भी बताओ पहले फीचर क्या है, नाम में इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन, जितना भी ओनरशिप होगी, जो भी मालकी होगी इस बिजनेस की, वो किसकी होगी, सिंगल पर्सन की, दूसरा कोई पार्टनर है ही नहीं, अकेला पर्सन है, तो सबकी जितना भी बिजनेस का ओनरशिप होगी वो इसी के पास। देयर इज अ ओनली वन ओनर इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ही इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल, जितना भी पैसा है उसे इन्वेस्ट करना है सिंगल पर्सन ही करेगा, दूसरा कोई पार्टनर ही नहीं है। एज वेल एज ही ओज ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस के जो भी चीजें होंगी वो सारे के सारे उसका ओनर कौन होगा, जितना भी एसेट्स होता है। एसेट में क्या क्या आता है बिजनेस के, बिजनेस की मशीन से मशीनरी या फिर जो भी चीज आप बिजनेस में यूज, सारा का सारा जो इतना भी एसेट्स होगा वो सारा किसका होगा, सिंगल पर्सन का, ओनर का। एंड ही आल्सो रिमेन द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। का बिजनेस को कर्जा भी हुआ तो कर्जा कौन फेडेगा, कौन रिटर्न देगा, कोई पर्सन। समझ गए, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। अकेला पर्सन जो कर्जा भी लेगा कर्जा भरेगा भी, है ना, जितना प्रॉफिट है वो सिंगल लेगा, जितना रिस्क है वो भी लेगा, तो सारे के सारे बिजनेस के जो भी डिसीजन है वो सिंगल पर्सन लेगा, है ना, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। देन दूसरा, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, लॉसेस एज वेल एज रिस्क, रिस्क मतलब लॉस ही हुआ ना, है ना। देखो सेकंड क्या है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब आपका अकेले का बिजनेस है, आप प्रॉफिट किसी को शेयर करोगे क्या, कोई मांगने वाला है कि भाई मेरा इतना शेयर है, इससे आपके प्रॉफिट में मुझे इतना देना चाहिए, मांगने वाला है क्या कोई, सिंगल ओनर है, जितना भी प्रॉफिट होगा अकेला का, है ना, खुद मालिक हो मेरे बिजनेस का मैं, ना कोई पूछने वाला ना किसी को बोलने वाला, है ना। और लॉस भी हुआ तो आप किसी से पैसा मांग सकते हैं, भाई मेरा इतना लॉस हुआ आधा तू दे दे मुझे, बोल सकते किसी को, आपका बिजनेस है, आप सिंगल ओनर है, तो सारा, अगर आपको प्रॉफिट भी होता है तो पूरा प्रॉफिट 100% आपका शेयर है, और लॉस भी होता है तो आपको ही झेलना पड़ेगा। समझ गए, सो द प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस एंड देयर इज अ नोबडी टू शेयर इट्स प्रॉफिट्स और लॉसेस। आपको प्रॉफिट भी होता है तो आपका ही होगा, लॉस हुआ तो भी आपका ही होगा। सो ये एंजॉय प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज ये बियर द रिस्क अलोन। समझ गया, पहला इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस या रिस्क। देन थर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट यानी काम करना, सेल्फ यानी बिजनेस किसका है, अपना, तो काम कौन करेगा, किस, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट द बिजनेस विद द स्मॉल कैपिटल। आपको लगा बिजनेस शुरू करना है, आपने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस आपका होगा तो काम भी कौन करेंगे, आप ही, जिसका बिजनेस वही काम, जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। समझ गए, सो ही गेट्स द सोर्स ऑफ इनकम बाय द स्टार्टिंग इज ओन बिजनेस। आपने जितना पैसा खर्च किया, नहीं आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा।
क्लियर हो गया तीसरा? ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। देन उसके बाद है लोकल मार्केट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पता है ना, बायोलॉजी वाले ने अपने बिजनेस के बारे में, ठीक। देन local market of the large amount of capital as well as expert managerial ability is required for the large scale business। कि मान लो कि आपने बिजनेस अकेले ने आपने शुरू किया, लेकिन बिजनेस जब बड़ा होते जा रहा है, उसका एक्सपांड होते जा रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है, तो सिंगल पर्सन उसे इजीली हैंडल कर सकता है क्या? या फिर एक ही पर्सन के पास सारे के सारे स्किल होते हैं क्या? मान लो हर्ष ने बिजनेस, उसके पास पैसा है, लेकिन जो मैनेजमेंट का स्किल उसके पास होना चाहिए वो थोड़े बहुत कुछ इसमें परसेंटेज में कम है, तो बिजनेस अच्छा मैनेज कर पाएगा क्या वो? So a sole trader has limited capital as well as limited managerial ability। सिंगल पर्सन है, पैसा डाल डाले, कुछ तो लिमिट होगा ना उसमें कितना पैसा डाल सकता है। और ये एक से ज्यादा अगर दो साथ में मिलकर बिजनेस करते तो इन्वेस्टमेंट भी वो ज्यादा कर सकते, लेकिन सिंगल पर्सन है, आप लिमिटेड ही कैपिटल आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बराबर है। एंड जो मैनेजर स्किल है वो भी सारे के सारे आपके पास होंगे, इसकी कोई गारंटी होती है क्या? तो hence the generally a sole trader operation in a local market, इसके आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा होता नहीं है, आप छोटे लेवल पर ही आपके छोटे मार्केट में भी खेलते रहते है ना। कि आपके घर के पास की कोई एक ग्रोसरी शॉप है, सिंगल ओनर है, तो उसका ग्रोसरी शॉप उतना ही रहता है ना कि बहुत बड़ा बन जाता है, सालों से बचपन से उतना ही शॉप है उसका, बड़ा ही नहीं हुआ। तो ये उसका रीजन ये है कि वो सिंगल पर्सन होता है, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वो रिस्क लेकर कितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसकी भी लिमिट है ना, उसे घर भी देखना है और शॉप भी देखना है, तो हर किसी की लिमिट, उस लिमिट तक वो इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एज वेल एज बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो अच्छे स्किल उसके पास होने चाहिए वो ना होने के कारण भी उसका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, बराबर है। तो जिसकी वजह से एक छोटे मार्केट में उसका बिजनेस ग्रो, समझ गया। देन है सिक्स, क्या है सिक्स वाला? नहीं फिफ्थ वाला, सॉरी फिफ्थ वाला, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक, अब ये क्या होता है, बिजनेस का एक लीगल स्टेटस होता है इस तरह से, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ द लॉ। आप अगर मान लो कि लॉ के हिसाब से आपकी कोई बड़ी फर्म है क्या, जिसमें डायरेक्टर है, कुछ एक टीम है काम करने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? सिंगल पर्सन डायरेक्टर ही वही है, चलने वाला भी मैनेजर भी वही है, ट्रांसपोर्ट करना लो भी, कैशियर भी वही है, तो एक लॉ के हिसाब से आपको एक बड़ी कंपनी के हिसाब से वो नहीं दिखते, बराबर है। सो द लॉ, द सोल ट्रेडर एंड इज बिजनेस आर कंसिडर ओनली वन एंड द सम। एक सिंगल पर्सन का ही बिजनेस बस उसे मानते, इस तरह की बड़ी एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस तो उसे नहीं मानते ऑन दिस लॉ के हिसाब से। हो गया। देन सिक्स्थ है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब लॉ के हिसाब से आपका बिजनेस है नहीं है तो गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे क्या आपको? वही होता है। सो देयर इज अ नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न दी एक्टिविटीज टू दी सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो इस तरह का कोई बिजनेस कानून नहीं है जो किस तरह से सिंगल ओनर बिजनेस के लिए काम कर सके, उसके लिए अलग से कुछ कानून एक्ट के लिए नहीं है, कोई कानून नहीं है इसमें। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी किसी का नहीं है, आपको बिजनेस शुरू करना है आप कर सकते हो, किसी तरह का गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके लिए नहीं। देन द रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड। होता है ना, अगर आपको कोई बड़ी कंपनी शुरू करना है तो हर डिपार्टमेंट के आपको लेटर चाहिए होता है, एप्लीकेशन जो होता है ना, अप्रूवल लेटर वो चाहिए होता है, तब जाके वो कंपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बिजनेस के लिए आपको किस तरह का अप्रूवल की जरूरत, आपको लगा आपको बिजनेस शुरू करना है आप कर सकते हो। देन ओनली द टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज यू हैव टू फॉलो। टैक्स लॉ पता है, मतलब कितना अमाउंट के बाद कितना टैक्स, तो ये टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। दूसरा होता है लेबर लॉ, पता है? हाँ यस, जो होता है ना बाल काम करे थे काम करा नहीं, तो वो लॉ आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। देन लास्ट इसका पिक्चर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। देखो सोल ट्रेडर, लाइबिलिटी का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? कर्जा, जितना चाहे कर्जा ले सकते हो। The sole trader has an unlimited liability. Unlimited liability implies that there is a no distinction between the personal property and the business property। मान लो कि हर्ष ने बिजनेस शुरू किया, अब पूरा का पूरा घर दार बेच के वो बिजनेस भी लगा सकता है, वो रोकने वाला है क्या उसे? खुद का घर है, कुछ भी कर सकता है, मतलब जितना चाहे जितना कर्जा ले, घर के ऊपर भी कर्जा लेने की जरूरत पड़ी तो वो कर्जा लेकर अपने बिजनेस के लिए लगा सकते हैं, इसलिए बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप का बिजनेस हुआ तो हर्ष अपना घर बेच के बिजनेस में पैसा लगाएगा क्या? लगाएगा? ऐसा करेगा वो? दोनों का घर बेचो फिर, मेरा बेचना तो है कि नहीं। ये होता है कि ये इसलिए इसकी इसमें आने वाली जो लाइबिलिटी उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
कि आप जो सिंगल ओनर है, जो उसे लगता है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों को मिक्स करके ही चलता है, समझ गए? So the if the business assets are not sufficient to pay off liabilities of business, then the personal properties of sole trader may be attached to the business properties। कि चलो मान लो उसे बिजनेस के लिए लोन लेना है, लेकिन बैंक बोल रहे कि आपको बिजनेस के ऊपर लोन लेगा, आप घर के ऊपर लोन ले सकते हैं, तो घर के ऊपर भी वो लोन लेके बिजनेस में लगा सकते हैं। इस तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस दोनों में वो मिक्स करके अपना बिजनेस आगे रन करते हैं। इसी की वजह से अनलिमिटेड लायबिलिटी उसके लिए आता है। समझ के सारे के सारे फीचर्स 1 से लेकर 7 तक। एसटीसी समझ गया क्या होता है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब ऐसा बिजनेस सिंगल ओनर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें कुछ डाउट है अभी? कुछ भी नहीं है, समझ गए सारे के सारे। चलो बाकी फिर कल हम देखेंगे उसके फीचर्स, या फीचर्स हो गया अभी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसके भी कुछ नुकसान है कुछ फायदे, दोनों हम कल चेक करेंगे। चलो फिर आज के लिए ये रुकते हैं। समझ गया सबको अच्छे से?